प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो बातचीत की थी इस गोरा रेखा चित्र के संदर्भ में, वो अपनी बात ये हो गई थी कि पशु चिकित्सक के माध्यम से माधवी वर्मा को ये बताया गया है कि जो गोरा गाय है उसको किसी ने सुई खिला दी है और वो उसके रक्त संचार में उसके हृदय तक पहुंच गई है। और जैसे ही यानी कि ये सुई उसके हृदय को भेद करके और रक्त संचार को रोक देगी, उसी के साथ में यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुंह में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर सकती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो पहली ही पंक्ति है कि मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई, ये प्रश्न के रूप में महत्वपूर्ण पंक्ति है। यानी कि कष्ट और आश्चर्य, कष्ट इसलिए हुआ जब गाय के लिए ये बात सुनी कि उसे सुई खिलाई गई और वह यानी कि रक्त संचार में मिलकर के हृदय तक पहुंच गई है और कुछ समय बाद में गाय की मृत्यु हो जाएगी। इस बात की पीड़ा हुई, दुख हुआ। आश्चर्य उनको इसलिए हुआ कि ऐसा कार्य तो कैसे हो सकता है, यानी कि सुई उसके रक्त संचार में कैसे जा सकती है, सुई उसके पेट में कैसे चले गई, क्योंकि जो उसे खिलाने पिलाने का जो कार्य है वो तो सारा का सारा यानी कि ये स्वयं करते हैं। फिर भी माधवी वर्मा ये सोचती है कि हो सकता है कि जो हमने उसे जो दाना पानी है या जो चारा है वो उसको जो खिलाया है उसमें सुई चली गई होगी। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर्स ने ये बात बताई कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से सुई जाती है तो वह मुंह में ही यानी कि छिद करके रह जाती है। ये सुई तो यानी जब गुड़ में उसको डाल करके और उसके भीतर यानी कि या यूँ कहें कि गुड़ की डली के भीतर उसको चुभो करके और फिर उसको वो खिलाई जाए, तब वो यानी कि भीतर जा सकती। तो यानी कि इस बात का उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य यानी कि एक क्रूर जो सत्य है वो उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना उनके लिए कभी हो ही नहीं सकती। और ये कौन सी कल्पना थी, ये कौन सा सत्य था, इसको आधार बना करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पंक्ति उठा करके दे सकते हैं कि एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रस्तुत जो कथन है वो किस संबंध में और क्यों कहा गया है, तो देखिए आगे इसका जवाब। प्राय कुछ गवाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वह पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही गवाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा दूध लिया जाता और उस घर में अगर कोई व्यक्ति जैसे ये गाय वगैरह ले आते, दुधारू कोई दुधारू जो पशु है वो ले आते, तो यानी कि उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और जैसे ही इनको अवसर मिलता ये गुड़ में सुई डाल करके और उस पशु को खिला देते और वो जल्दी ही मर जाता और फिर यानी कि उन घरों में वो पुनः अपना यानी कि जो दूध है वो वहाँ पर देने लगते थे।
और जैसे ही सुई की बात लोगों को ज्ञात हुई, पता चला, उसी के साथ वो जो गवाला था वह भी वहाँ से गायब हो गया। इसलिए उनका जो संदेह था वो भी विश्वास में बदल गया कि भाई निश्चित रूप से इसी ने यानी कि उसको खिलाया है। परंतु उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था, इसके लिए उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही थी वो भी वो लोग नहीं कर सकते थे। आगे देखिए, तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेव का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी। इस पैराग्राफ में मूल रूप से यानी कि जो गोरा है अब वो मृत्यु से संघर्ष कर रही है उसका चित्रण है। वहीं पर उसको दिया जाने वाला जो उपचार है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर माधवी जी कहती हैं कि अब यानी गोरा का जो मृत्यु से संघर्ष होने लगा और उसके कारण उसकी जो स्मृति अगर आ जाती है, उसकी याद आ जाती है, तो भीतर यानी कि एक तरह से सिहरन दौड़ जाती है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि गाय को अगर सेव का रस पिलाया जाए तो शायद हो सकता है कि उसका बचाव हो सकता है। कैसे कि जैसे सुई उसके ऊपर कैल्शियम की परत जम जाती है और फिर यानी कि वो चुभने की संभावना कम होती है। और ये उपाय किया गया, कई यानी कि किलो जो सेब है उनका रस निकाला गया और नली से गोरा को पिलाया गया। उसको ताकत के लिए इंजेक्शन भी दिए गए और पशुओं को दिए जाने वाले जो इंजेक्शन हैं वो भी सूजे के समान, क्षेत्रीय भाषा में जिसको एक होता यानी कि लोहे का जो बोरियां हैं छिलने के काम में आता है, सूजा, क्षेत्रीय भाषा में उसको सुआ भी कहते हैं। तो यानी कि उसके समान यानी कि वो सुई होती है, निडल होती है और उसका जो दर्द है वो भी बड़ा भयानक होता है। यानी कि जैसे कि कोई शल्य क्रिया है, ऑपरेशन जो है उससे कम नहीं होता वो। लेकिन जो गोरा थी उसने भी ये जो कार्य बहुत शांति से यानी कि सहन किया। कहने का मतलब है कि जब वो इंजेक्शन लगाया जाता, दवाई दी जाती, तो वह बड़ी शांत रहती थी और हर पीड़ा को, हर चुभन को वह सहती रहती थी। बस इतना ही यानी कि वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया होती कि जो उसकी उदास आंखें हैं उन आंखों से दो बूंद आंसुओं की ढुलक जाती थी। आगे देखिएगा, अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। यानी अब वह गाय कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जैसे ही माधवी वर्मा उसके पास जाती तो वह बहुत खुश होती थी, प्रसन्न होती थी। रोजाना की बातें यानी कि माधवी वर्मा के कंधे पर वह अपना मुख रख देती और अपनी जीवा से माधवी की गर्दन को वो चाटने लगती थी। अर्थात वो जो गोरा है माधवी के प्रति अपना अपार जो स्नेह है उसको वो प्रकट करती थी। आगे देखिए, लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं।
प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखिका बता रही हैं लालमणि उस गाय के बछड़े के बारे में, कि उसे तो उस गाय की जो व्याधि है उसका पता ही नहीं है, जो शारीरिक पीड़ा है उसका पता ही नहीं है, और जो आसन मृत्यु अर्थात जो उसकी मृत्यु उसके नज़दीक आती चली गई है उसका पता ही नहीं है। उस बछड़े को दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता, लेकिन वो उसे पचता नहीं था और ना वह पीना चाहता था। वो अपनी माँ का ही दूध पीना चाहता था, उसी के साथ में वह खेलना चाहता था। वह गाय के यानी अपनी माँ के सिर मारते हुए उसे उठाना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था, और वह उसके चारों ओर उछल कूद करके परिक्रमा करता रहता था। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी पड़ती है। यानी कि जो पशु पक्षी उन्होंने पाल रखे थे वो भी इस संसार से विदा होते थे, लेकिन जितना यानी कि कष्ट आज इस गाय को लेकर के उनको हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी मर्म व्यथा मुझे स्मरण नहीं, यानी इस तरह का जो दुख है वो उन्हें याद नहीं आ रहा कि इस तरह की मृत्यु कभी किसी पशु पक्षी को मिली होगी और उन्हें इतना दुख हुआ होगा। आगे यहाँ पर वो कह रही हैं, इतनी हृष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लेखिका कह रही कि वास्तव में वो जो गाय इतनी सुंदर थी, स्वस्थ थी, और वो दूध देने वाली पयस्विनी, वो दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर और चंचल बच्चे को छोड़ करके और किसी भी समय वह निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी कि वह मर जाएगी, जब इस बात का ख्याल आता तो बड़ा दुख होता और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। आगे यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखिका है उन्होंने यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे लखनऊ, कानपुर, जो बड़े शहरों से जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया उसकी देखभाल के लिए, चिकित्सा के लिए, और उन्होंने जितने जो उपचार बताए उन सब को यानी उन्होंने किए, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर लेखिका कहती हैं, और ये पंक्ति बहुत मार्मिक है, कि निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा, कि बिना उपाय के, और वो भी यानी कि मौत की यानी प्रतीक्षा करते रहना। ये तो वही व्यक्ति ज़्यादा समझ सकता है जो किसी यानी कि मरणासन जो रोगी है उसके पास बैठ करके और उसका इंतज़ार कर रहा हो, और उसे कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, वो तो वही बता सकता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, अर्थात तेज रही तो हो चली, और सेव का रस भी उसके गले में रुकने लगा, तब यानी लेखिका ने इस बात को मान लिया कि अब उसका अंत निश्चित है। यहाँ लेखिका कह रही कि अब मेरी एक ही इच्छा थी कि अब जैसे यानी उसका अंत समय आए, जब वो अंतिम सांस ले, उस समय माँ देवी उसके पास रहे। ये यानी लेखिका की अंतिम इच्छा थी, इसलिए रात में कई बार उठ करके उसके पास जाती, उसे संभालती थी। आगे देखिए, अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया।
कदाचित सोई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि लेखिका बता रही हैं कि सुबह वह जैसे 4 बजे उठ करके और वो गोरा को देखने के लिए गई, तो हमेशा की बात ही आज भी यानी कि जो गोरा उसने अपना जो मुख है वो लेखिका के कंधे पर रखा और धीरे धीरे यानी वह पत्थर जैसा भारी हो गया और उसका जो मुंह है वो सरकता हुआ यानी धरती पर आ गया। कदाचित शायद यानी उसकी जो गाय है यानी गाय के हृदय को सोई ने शायद भेद करके बंद कर दिया था। वहाँ पर वह गाय अंतिम सांस लेती है। आगे यहाँ पर कह रही हैं कि गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निःश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहे कि आह मेरा गोपालक देश। यहाँ पर प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, यहाँ लेखिका कह रही कि जैसे गौरांगिनी को ले जाया जा रहा था उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, तो चारों ओर एक तरह से करुणा का जो समुद्र है वो उमड़ आया। सभी लोग दुखी थे, लेकिन उस समय जो उसका प्यारा जो बछड़ा है उसको तो अब भी पता नहीं था कि उसकी माँ इस संसार में अब नहीं है। वह तो अब भी यानी कि उछलता कूदता चला जा रहा था। यहाँ लेखिका बहुत गंभीर बात कर रही है प्यारे विद्यार्थियों कि यदि दीर्घ निःश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कि गहरी श्वास के साथ हम जो गहरी श्वास भरते हैं और अगर उसका शब्दों में अनुवाद करें तो उसका मतलब यही होगा, आह है मेरा गोपालक देश। देखिएगा ये पंक्ति आगे, आह है मेरा गोपालक देश। और ये जो पंक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस संस्मरण का मूल सार है। यहाँ पर इसके माध्यम से जो लेखिका है वह अपने मन की पीड़ा को तो व्यक्त कर ही रही है, उसके साथ उन लोगों को भी इंगित कर रही है जो कि यहाँ पर एक तरह से एक तरफ गाय की रक्षा करने की बात करते हैं तो वहीं पर बहुत से जो लोग हैं और वो इस गाय को मुँह यानी कि मौत के मुँह में धकेल देते हैं। जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं वही उसके भक्षक हो जाते हैं। जैसे कि वो गवाला जो थोड़े से स्वार्थ के लिए उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया और वो भी जघन्य एकदम यानी कि आपराधिक उसका जो कदम था, कितना बुरा कार्य उसने किया कि उस इतनी सुंदर जो गाय है उसको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसका स्वार्थ जो तुच्छ था इतना ही था कि वो फिर से इस घर में दूध देने लग जाए। तो यहाँ पर ये बात है जो कि बड़ी पीड़ादायक है, दुख देने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये पाठ है ये पूर्ण होता है और अब इसके लिए यानी कि हम जो भी आगे बिंदु लेंगे वो एक नया बिंदु होगा, नया पाठ होगा और नया वीडियो होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।